नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज कहानी है एक खुक्कार सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स सोबराज के रहस्यमयी रवैये के बारे में लिखा था कि उसके अपराध और उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही देती है कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छुपी हुई है। फ्रांसीसी लेखक का यह दावा कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की तरीके को देखने के बाद ही ये बात कही है, जबकि उसे चार्ल्स के बारे में और कुछ भी मालूम नहीं था। इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स सोबराज का नाम भी था, और उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इस तरह का अपराधी बन जाता है, जैसा कि चार्ल्स सोबराज नजर आ रहा है। चार्ल्स सोबराज के बारे में ये बात एकदम सही निकली, क्योंकि दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स सोबराज ना तो गुस्सैल था और ना ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया था। इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का कोई ताल्लुक कभी भी अपराध की दुनिया से नहीं रहा। उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगी थी, क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगन में पैदा हुआ। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के इस माहौल में तकलीफों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में इसका जबरदस्त असर हुआ था। सोबराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। जुर्म के मनोविज्ञान पर काम करने वाले जानकारों का यह आकलन है कि चार्ल्स सोबराज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए ही वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया, और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपने चुंगल में फंसी ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद में सुला दिया था। हत्चन भावनानी गुरुमुख चार्ल्स सोबराज, जो हिंदुस्तान के अखबारों और मीडिया में चार्ल्स सोबराज के नाम से मशहूर है, अपराध की दुनिया का ये ऐसा इकलौता किरदार है जिसकी जिंदगी तिलिस्म, रोमांच और ग्लैमर से सरोवर रही। फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे कैद में रहा हो या फिर खुली हवा में उड़ने वाले किसी आजाद पक्षी की तरह हो। वैसे बॉलीवुड की मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग शायद इसी किरदार को जहन में रखकर लिखा गया होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी था जब चार्ल्स सोबराज का इंतजार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को चार्ल्स की कलाइयों का इंतजार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में सिर्फ 4 ही देशों में अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बिताया। उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंसी तो फिर वो जिंदा नहीं बची। 6 भाषाओं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसने जिस पर भी एक नजर डाली तो फिर उस खूबसूरत महिला का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। चार्ल्स सोबराज का जिक्र आते ही एक के बाद एक कई किस्सों की पूरी कहानी सामने आ जाती है। इस कहानी में सोबराज से जुड़ा हर एक किस्सा ऐसा है जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की एक दिलचस्प और रोमांच से भरपूर फिल्म बन सकती है। वियतनामी माँ और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स सोबराज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के करीब करीब हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थी। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी सोबराज के दिल में ही कैद है। जुर्म की दुनिया का ऐसा कोई गुनाह ही नहीं है जो चार्ल्स सोबराज ने ना किया हो। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि वो सांप की तरह ही अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था, और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से उसके मुंह पास में बांध देता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है कि बस किसी भी जुर्म का नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स सोबराज का नाम निपटा मिल जाएगा। इसी वजह से चार्ल्स को द सरपेंट भी कहा जाने लगा।
बताया जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स सोबराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर ही देखा जाता है। असल में चार्ल्स सोबराज के बारे में यही बताया जाता है कि 1972 से 1976 के बीच करीब 24 लड़कियों को उसने मौत के घाट उतारा था। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है। असल में चार्ल्स सोबराज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया और जिनमें से ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वो सभी बिकनी में ही थी। लिहाजा चार्ल्स सोबराज को बिकनी किलर का नाम मिल गया। उसकी शिकार हुई ज्यादातर महिलाओं ने ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन किया था और मौत के घाट उतरने से पहले निजी पल भी बिताए थे। 1976 में चार्ल्स सोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही साथ चार्ल्स ने एक इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा देकर चार्ल्स को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वैसे तमाम जुर्म के साथ साथ चार्ल्स सोबराज को जेल से फरार होने में तो जैसे महारत हासिल थी। वो एक बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल से ऐसे निकल जाता था मानो जेल के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। हालांकि चार्ल्स सोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। मार्सिले की उस जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजारा उस वक्त शायद उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहां जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहां के कैदियों से डर लगता था। लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद तो वो जेल जाता और जब दिल करता वहां से निकल जाता। कुछ तो बात थी चार्ल्स सोबराज के जेलों से फरार होने की। 1971 में चार्ल्स सोबराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग निकला था और वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। उसी साल चार्ल्स सोबराज बंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से वो पुलिस को चकमा देकर निकल गया। 1972 में वो अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदार को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके बाद 1975 में एक बार फिर चार्ल्स सोबराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एजिना टापू की जेल में बंद कर दिया था। ये जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है क्योंकि उसके चारों तरफ दूर दूर तक समंदर है, मगर चार्ल्स सोबराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग निकला। ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से ही मशहूर रही है कि ये भी दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिससे किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता रहा है। ये और बात है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा है और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब भी हुए हैं। उन्हीं चंद किस्सों में चार्ल्स सोबराज का जिक्र आता है, जिसने 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की थी। 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स सोबराज ने आखिर तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 को इतवार का दिन था। चार्ल्स सोबराज ने तिहाड़ के जेल अधिकारियों के पास एक दरख्वास्त भेजी, गुजारिश की कि वो अपने जन्मदिन पर जेल में सभी के बीच मिठाइयां बंटवाना चाहता है। तिहाड़ से 24 कत्ल करने वाले मुजरिम का फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक में इसको लेकर सवाल उठे। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स सोबराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ा दी। 3 हफ्तों की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स सोबराज को गोवा में फिर से पकड़ लिया गया, जो उस वक्त किसी और शिकार की तलाश में वेश बदलकर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया। यहाँ उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समिति की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे उसको लेकर जेल अधिकारी कोई राय बना पाते। जेल में सारा काम वो कायदे और कानून के मुताबिक ही कर रहा था, बल्कि उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। ऐसे में जेल अधिकारियों के पास उस पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतान था।
लिहाजा उसने तिहाड़ के जेल अधिकारियों से मिठाई बंटवाने की इजाजत मिलने के बाद बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया और फिर उसे जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बंटवा दिया, जिनमें कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। मिठाई ने जैसे ही अपना असर दिखाया, सोबराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां से बकायदा टिकट खरीदकर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने जेल से भागने और फिर पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। असल में सजाए मौत के चुंगल से निकलने के लिए ही सोबराज ने यह साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स को भारत में 12 साल की सजा मिली थी, जिसमें से 10 साल की सजा वो काट चुका था। अब उसे 2 साल की सजा ही और काटनी थी, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि भारत में उसकी सजा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड के कानून के हवाले किया जा सकता है। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक की थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा उन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। लिहाजा उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिससे वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स सोबराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। 1997 में भारत में जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स सोबराज पेरिस चला गया था, लेकिन पेरिस में चार्ल्स को किसी हीरो जैसा दर्जा हासिल हुआ। अपने चार्म और चलन की बदौलत चार्ल्स जून की दुनिया में बड़ी ही इज्जत से लिया जाने वाला नाम हो गया। भारत से पेरिस पहुंचने के बाद चार्ल्स के दिन बदल गए थे। फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो चार्ल्स सोबराज पर एक फिल्म तक बनाने के अधिकार हासिल कर लिए थे, जिसके एवज में उसने चार्ल्स को करीब 97 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू के एवज में उसने $5000 मांग लिए थे। पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीते जीते अचानक 2003 में चार्ल्स सोबराज नेपाल पहुंच गया। वहां एक कसिनो के बाहर उसकी एक फोटो अखबार में छपी तो नेपाल पुलिस हरकत में आई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। नेपाल में पहले ही चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे, साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने का भी एक मामला सोबराज के खिलाफ दर्ज हो गया। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स सोबराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि जिस नेपाल की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, जहां उसके खिलाफ एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या का मामला दर्ज है और वो खुद नकली पासपोर्ट के जरिए ही 1975 में नेपाल गया था, जिस पर पुलिस ने उस वक्त पकड़ भी लिया था। बावजूद इसके वो नेपाल पहुंचा तो क्यों? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।